नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज में हम HTML बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं एंड एनीबडी हु हैज नॉट इवन डन HTML और जिसको कोई आइडिया नहीं है HTML या वेब डेवलपमेंट के बारे में, वो भी इस सीरीज से देखकर वेब डेवलपमेंट सीख सकता है, HTML सीख सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने इसी सीरीज के पिछले 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। प्लीज उनको देखें और उनसे भी सीखें। इसके अलावा दोस्तों, इसी चैनल पर आपको मेरी एक और सीरीज मिलेगी, लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। वहां पर मैंने कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, इंटरनेट के और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड फंडामेंटल्स है, उन सबको कवर किया है। कोई भी इंसान जिसको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब, इंटरनेट इन सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल नाइव है, वो भी उन्हें देखकर कंप्यूटर के बारे में जान सकता है, इंटरनेट के बारे में जान सकता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि प्लीज वो वीडियोस देखें, उनके लिंक्स भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं HTML में बेस टैग की कि बेस टैग क्या होता है। तो दोस्तों, बेस टैग बेसिकली बताता है कि हमारे एप्लीकेशन का मेन URL क्या है, हमारा टारगेट URL क्या है या हमारा बेस URL क्या है। अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं तो हम फिर से चलते हैं न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर। दोस्तों, गौर कीजिएगा कि न्यूटन स्कूल की होम पेज इज़ newtonschool.co, बट अगर मैं जाता हूँ लॉन्च पैड सेक्शन पे तो ये URL चेंज होकर हो जाती है newtonschool.co/launchpad। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट पे तो URL चेंज होकर हो जाती है newtonschool.co/grand coding contest। तो बेसिकली हमारी URL चेंज होती रहती हैं जैसे ही हम किसी और पेज पे मूव करते हैं। बट अभी भी जो हमारा इस वेबसाइट का मेन पेज है, जो होम पेज है, वो है newtonschool.co। और हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे हम ब्राउज़र को ये बता सके कि ये जो पेज है ये हमारा मेन पेज नहीं है, हमारा मेन पेज कोई और है, विच इज़ newtonschool.co। इसीलिए अगर आप किसी भी वेबसाइट के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं या व्यू पेज सोर्स करें और उसका सोर्स कोड देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है base href is equal to www.newtonschool.co। तो दोस्तों, ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि हम बताना चाहते हैं ब्राउज़र को कि हमारे पेज का जो बेस पेज है, जो मेन पेज है, जो मेन URL है, दैट इज़ www.newtonschool.co। और दोस्तों, जब भी हम बेस टैग स्पेसिफाई कर रहे हैं वहाँ पे हमें एक href एट्रीब्यूट या टारगेट एट्रीब्यूट देना चाहिए। अगेन दोस्तों, अभी कंफ्यूज मत होइए कि एट्रीब्यूट क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो हम href इज इक्वल टू और न्यूटन स्कूल का लिंक दे रहे हैं, तो href बेसिकली इस टैग का एक एट्रीब्यूट है। तो टैग्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और हर एलिमेंट में या हर टैग में ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे कैर सेट है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे ID है, यहाँ पे भी href है, यहाँ नेम है, यहाँ पे rel है, यहाँ साइजेस हैं। बेसिकली ये हमारी हर HTML टैग की, हर HTML एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम एट्रीब्यूट हर टैग के लिए एप्लीकेबल हो। एक्चुअली कई ऐसे मोस्ट एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कुछ टैग्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारे बेस टैग के में या तो href या तो टारगेट, इन दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर दोनों भी हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि एक HTML पेज के अंदर सिर्फ एक ही बेस एलिमेंट या एक ही बेस टैग होना चाहिए, मल्टीपल बेस टैग्स नहीं होने चाहिए। और बेस टैग का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग की जिसको हम कहते हैं HTML स्टाइल टैग। तो दोस्तों, स्टाइल के जानने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो HTML है वो सिर्फ हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है। जितने भी अलग अलग कंपोनेंट, जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पर दिखते हैं, वो सारा बनाता HTML है। लेकिन दोस्तों, HTML जो वेब पेज बनाता है वो बहुत ही ब्लैंड होता है, जिन्हें इसमें कुछ कलर नहीं होते, कुछ भी फॉन्ट्स नहीं होते, बहुत ही ब्लैंड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक होता है। दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेशंस होते हैं। तो उनको सुंदर बनाने के लिए, उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों, CSS के बारे में हम बाद में जानेंगे अच्छे से डिटेल में आफ्टर वी कंप्लीट HTML।
बट दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि हम CSS जब ऐड करते हैं हमारे HTML फाइल में, तो वो हम करते हैं यूजिंग स्टाइल टैग्स। CSS हम ऐड कर सकते हैं या तो हम उसी फाइल के अंदर हमारे CSS के रूल्स लिख दें, या फिर हम एक अलग फाइल में CSS के रूल्स लिखें और उनको यूज़ करें। तो दोस्तों अगर हम अपने करेंट HTML फाइल में ही वो स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग्स। CSS इन्फॉर्मेशन देना डॉक्यूमेंट का, और ये बताना कि HTML एलिमेंट कैसे रेंडर होंगे ब्राउज़र में। स्टाइल टैग का सिंपल फॉर्मेट होता है स्टाइल टैग ओपन, उसके अंदर CSS के रूल्स लिख दो और फिर स्टाइल टैग क्लोज। आइए दोस्तों इसको हम कोड करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम अपने H1 को एक एट्रीब्यूट देते हैं जिसका हम कहते हैं क्लास। क्लास के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों कुछ वीडियोस के बाद। तो फिलहाल हमने इसको एक क्लास दे दी जिसका नाम है माई हेडिंग, और फिर हमने यहाँ पे एक स्टाइल टैग बनाया और स्टाइल टैग के अंदर हमने लिखा डॉट माई हेडिंग, और हमने इसकी कलर दे दी, यानी कि इसका फॉन्ट कलर हमने दे दिया ब्लू, और सेव कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं इससे क्या चेंज आया। दोस्तों ये है मेरी फाइल और हम देख रहे हैं कि पहले से इसका कलर ब्लैक है। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंज आया। तो देखिए अब दोस्तों इसका कलर ब्लू हो गया, क्योंकि वहाँ कोड में हमने स्पेसिफाई किया है कि कलर ब्लू हो जाना चाहिए, और ये जो स्टाइलिंग है हमने स्टाइल टैग के अंदर दिया है। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्टाइल टैग, और ऐसे हम CSS रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी HTML फाइल्स में। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे दोस्तों जब हम CSS के बारे में समझ रहे होंगे। दोस्तों स्टाइल के बाद हम बात करते हैं लिंक टैग की। लिंक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। तो मैंने बोला कि या तो हम CSS रूल्स अपनी खुद की फाइल में रख सकते हैं HTML फाइल के अंदर ही, या फिर हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल में सारे CSS रूल्स रख सकते हैं और उसको हम HTML में कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉल करने का मतलब ये है कि ये अगर हमारा HTML फाइल है और हमारे पास कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है एक एक्सटर्नल फाइल की, एक CSS फाइल की, जो कि अभी भी हमारे सर्वर पे पड़ी हुई है, तो जिस तरीके से ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट मारी थी सर्वर पे और वहाँ से फेच किया था HTML फाइल, वैसे ही ब्राउज़र फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा मुझे जो भी फाइल है मेरी xyz.css, and then server will return this file to the browser। तो अब बात यह है कि ब्राउज़र को पता कैसे चलता है कि उसे ये वाली फ़ाइल मांगनी है सर्वर से। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देता है ब्राउज़र को ये लिंक टैग। अगर हम लिंक टैग के अंदर ये बताएं ब्राउज़र को कि इस वाली HTML फाइल को किसी और CSS फाइल से लिंक करनी है, तब ये ब्राउज़र सर्वर को ये HTTP रिक्वेस्ट भेजकर ये CSS फाइल मांगता है। जैसा कि हमने देखा मोस्ट ऑफन लिंक टैग का यूज़ एक्सटर्नल CSS फाइल को यूज़ करने के लिए होता है, और हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं REL, एक एट्रीब्यूट जो कि रिलेशनशिप बताता है दोनों डॉक्यूमेंट के बीच में। तो अगर दूसरी जो हमारी डॉक्यूमेंट है वो एक CSS फाइल है, तो हम देखते हैं REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, क्योंकि वो एक स्टाइल शीट होती है। और लिंक टैग का दोस्तों जो बेसिक सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा होता है, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू styles.css। ये जो href है दोस्तों ये बेसिकली हमारी CSS फाइल की पाथ होती है। और ये पाथ बेसिकली ब्राउज़र फिर सर्वर को कॉल करके बोलता है कि मुझे इस वाले पाथ से ये वाली फाइल दे दो। तो ये वाली पाथ हमें सही देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पाथ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट URL एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिलेटिव URL। इन दोनों के बारे में हम बहुत ही जल्दी बात करेंगे दोस्तों, बट एक बार हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमने सेम हमारी फोल्डर में ही एक नई फाइल क्रिएट कर ली जो कि होगी एक CSS फाइल, और हम इसको सेव करते हैं और इसको नाम देते हैं mystyle.css। और अब हम वापस आते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे लिखते हैं लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट
href इज इक्वल टू, और जो भी मेरी फाइल है mystyle.css। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने mystyle.css को रिट्रीव कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं हमारे करेंट HTML फाइल से, और इसके बाद हम जो भी स्टाइलिंग यहाँ देंगे rather than the style tag, तो फिर हम उसी स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों हमारे HTML में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक और हेडिंग यूज़ करें, तो हमने एक और हेडिंग बना दी और इसका नाम ये हेडिंग टैग है H2। H1 और H2 दो अलग टैग्स हैं दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम बॉडी टैग के बारे में बात करेंगे। तो हमने एक नई हेडिंग बनाई जिसका हमने क्लास दिया है myHeading2। अब हम इसको एक स्टाइल देंगे, बट ये स्टाइल हम यहाँ सेम फाइल के अंदर नहीं देंगे, बल्कि हम इस एक्सटर्नल फाइल में देंगे .myHeading2। दोस्तों अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ़िलहाल ये कैसा दिख रहा है। तो ये रिफ़्रेश किया हमने और ये अभी ब्लैक है, और यहाँ पर अब हम एक स्टाइल देंगे इसको कलर ग्रीन, साथ में हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। हम इसको रिफ़्रेश करें दोस्तों, तो देखिए ये वाला पार्ट का बैकग्राउंड कलर मेरा येलो है और इसकी टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो दोस्तों लिंक के बाद अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट टैग की। तो जैसे हम एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS यूज़ करते हैं हमारी HTML फाइल में, वैसे ही हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क बस ऐसा है कि इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के लिए दो अलग अलग टैग्स हैं, एक स्टाइल टैग और एक लिंक टैग। बट जावास्क्रिप्ट के केस में दोनों ही काम हम सिर्फ स्क्रिप्ट टैग से कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रिप्ट टैग बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउज़र के अंदर जो हम स्क्रिप्ट चलाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। हम स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए ही एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को भी पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि लिंक कर सकते हैं अपने HTML फाइल से। तो अगर हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट है तो बेसिकली उसकी सिंटैक्स कुछ ऐसी होती है दोस्तों। बेसिकली स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज और उसके स्क्रिप्ट टैग ओपन, उसके बाद हम लिखते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड और उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर आपको कॉपी करके दिखाऊं और मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ हमारे पेज पे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक मैसेज अलर्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। और अब अगर हम इसे रन करें हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मैंने पेज रिफ्रेश किया और ये देखिए मेरा पेज मुझे एक मैसेज दे रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। मैंने इसको ओके किया तब मुझे पेज दिख रहा है। तो दोस्तों ये कैसे रन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये जावास्क्रिप्ट पार्ट को कॉल कराया हुआ है। तो इस तरीके से हम इंटरनल स्क्रिप्ट दे सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो इस तरह से दोस्तों हम इंटरनल स्क्रिप्ट दे सकते हैं हमारे HTML फाइल में। सिमिलरली अगर मुझे एक्सटर्नल CSS को कॉल करना है तो हम करेंगे स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू जो भी हमारी फाइल है उसकी पाथ, और हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये टाइप देना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हम चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देंगे हमारी फाइल का पाथ। पहले चलिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसको हमने सेव किया विथ my.js और हमने यहाँ पे कॉल किया my.js.js। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम जो सेव कर रहे हैं तो हम my.js.js के नाम से सेव करना होगा हमें। अगर हम एक .js एक्सटेंशन देंगे तभी ये एक .js यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर HTML फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .html, अगर जावास्क्रिप्ट फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन .js, और अगर CSS फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .css होनी चाहिए।
दोस्तों स्क्रिप्ट के बाद हम बात करेंगे कि नो स्क्रिप्ट टैग क्या होती है। तो दोस्तों हमारे कई ब्राउज़र्स ऐसे होते हैं जिसमें जो यूज़र है उसने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ है। कई रीजंस हो सकते हैं उनके, कुछ लोग सिक्योरिटी इशू से कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली कई ब्राउज़र्स पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती है क्योंकि आजकल हमारी जो मैक्सिमम वेबसाइट्स हैं वो हैवीली जावास्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट है। तो अगर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो वो वेबसाइट चल ही नहीं पाएगी। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन दिखाएं कि देखो तुम्हारे ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है। तो अगर हमें ऐसा करना है दोस्तों तो हम एक टैग को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है नो स्क्रिप्ट। तो जो भी कंटेंट हम नो स्क्रिप्ट के अंदर देते हैं दोस्तों वो एज अ मैसेज यूज़र के सामने आ जाता है। जनरली हम ऐसा मैसेज शो करते हैं कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट इज़ डिसेबल्ड इन योर ब्राउज़र। नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी दोस्तों हम HTML और CSS डाल सकते हैं ताकि उसके अंदर का भी जो मैसेज है वो थोड़ा सुंदर हो जाए। और दोस्तों नो स्क्रिप्ट टैग एक्चुअली सिर्फ हेड में ही नहीं बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं हम, और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। नो स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, उसके अंदर उसकी कंटेंट डाली और फिर नो स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेटा टैग्स के बारे में कि मेटा टैग्स क्या होता है। मेटा टैग्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूँगा आप सबसे कि आप सब फोकस के साथ सुनेंगे। तो दोस्तों मेटा टैग एक्चुअली ऐसे टैग्स हैं जो कि उस HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। अगेन मैंने आपको मेटा डेटा अभी बताया था कि मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट डेटा या इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली मेटा टैग्स ये बताते हैं कि इस HTML डॉक्यूमेंट में किस तरह का डेटा है, इस डेटा को किसने बनाया है, ये डेटा कौन से डिवाइस के लिए सपोर्टिव है, ये डेटा के कुछ कीवर्ड्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है तो आप ये वाला वेबसाइट दिखाएं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेटा टैग्स में होती है दोस्तों। मेटा टैग्स हमेशा हेड एलिमेंट में ही होते हैं और दोस्तों मेटा टैग्स का असली यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र्स ये समझने के लिए कि कंटेंट को कैसे दिखाना है, सर्च इंजन, वेब क्रॉलर्स और ऐसे सर्विसेज। बेसिकली कोई भी सर्च इंजन जैसा कि मैंने टाइटल में बताया था, कोई भी सर्च इंजन मेटा टैग्स और टाइटल और वेबसाइट की URL पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो भी इंफॉर्मेशन उसी वेबसाइट की URL के अंदर है या फिर टाइटल के अंदर है या फिर मेटा टैग्स के अंदर है, उसके बेसिस पे सर्च इंजन ये डिसाइड करती है कि मुझे कौन से वेबसाइट्स को दिखाना है सर्च रिजल्ट में। तो इसलिए दोस्तों मेटा टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ मेटा टैग्स की बात करूँ दोस्तों तो हमारे मेटा टैग्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स है वो ऐसे होते हैं। तो दोस्तों हमारे मेटा टैग्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फिक्स होते हैं और कई हमारे उसके वैल्यूज़ भी फिक्स होते हैं। तो अगर हम कहते हैं मेटा कैरसेट इज इक्वल टू UTF-8, कैरसेट का मतलब है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स और सिंबल्स हमारा ये HTML पेज सपोर्ट करेगा। तो UTF-8 दोस्तों एक काफ़ी लेटेस्ट कैरेक्टर सेट है जो कि मोस्टली सारे लेटर्स और सिंबल्स को सपोर्ट करता है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमारे इस वेबसाइट की कि ये वेबसाइट क्या है और इसके अंदर कैसा कंटेंट है। अगर मैंने कहा मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम उस डिस्क्रिप्शन का वैल्यू देते हैं, यानी कि एक्चुअली डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन का कंटेंट जो भी है, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स। सिमिलरली मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड और उसका कंटेंट हम देते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। दोस्तों कंटेंट, तो दोस्तों कीवर्ड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कीवर्ड बताता है, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कीवर्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि ब्राउज़र एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे यूज़ कर सकता है। और इन कीवर्ड्स के ज़रिए ब्राउज़र जान सकता है कि अगर कोई यूज़र इन कीवर्ड्स में से कुछ भी सर्च करता है तो मैं ये वाली वेबसाइट उसे रिजल्ट में दिखा सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद बात है ऑथर की, इस वेबसाइट को बनाया किसने है, और ऑथर का नाम है कंटेंट में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वेबसाइट है ये कौन से व्यू पोर्ट यानी कि कौन से डिवाइस को सपोर्ट करती है। व्यू पोर्ट मतलब है दोस्तों स्क्रीन का विड्थ। तो अगर हम एक डेस्कटॉप पे, एक बड़े से मॉनिटर पे अगर हम अपने वेबसाइट को चला रहे हैं तो जो व्यू पोर्ट है वो काफ़ी बड़ा होगा। अगर एक नॉर्मल साइज लैपटॉप पे चला रहे हैं तो व्यू पोर्ट थोड़ा सा छोटा होगा।
अगर हम एक टैबलेट पे चला रहे हैं तो व्यू पोर्ट और भी छोटा होगा, और अगर हम एक मोबाइल फ़ोन पे चला रहे हैं तो काफ़ी छोटा होगा। तो दोस्तों मोस्टली आजकल के जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें हम ये टारगेट करते हैं कि ये वेबसाइट मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से चलनी चाहिए। मोबाइल फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको दोस्तों, कि हम स्ट्रेस करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से चले, उसकी स्टाइलिंग भी मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से दिखे। ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोबाइल यूज़र्स की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन मुझे अगर कोई वेबसाइट भी देखनी है तो मैं मोबाइल पे ही सर्च करके वेबसाइट को खोलूँगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेरी वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप के बड़े स्क्रीन पे नहीं, मोबाइल के छोटे स्क्रीन पे भी अच्छे से चले। And दोस्तों, now let me tell you that this entire series of videos has been made in association with Newton School. तो दोस्तों, न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि HTML में जो हेड टैग होता है या हेड एलिमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, हेड टैग के अंदर और कौन से चाइल्ड टैग्स होते हैं और उनका पर्पस क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको समझ में आया कि एक्चुअली हेड टैग काफी क्रूशियल है हमारी पूरे वेब पेज को बनाने के लिए। दोस्तों, अगले वीडियो से हम बात करेंगे HTML की बॉडी टैग की। जो भी चीजें हम बॉडी टैग में लिखते हैं वही एक्चुअली आपके वेब पेज पर रेंडर होता है और वही आपकी यूजर्स देखते हैं। तो दोस्तों, बॉडी टैग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉन नेगोशिएबल है, आपको सीखना ही सीखना होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो एट कोडिंग टॉकीज विद विकास। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने कुछ मिस किया या कुछ मुझे ऐड करना चाहिए, अपने सजेशन दें, अपने क्वेश्चन पूछें, अपने डाउट्स पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हर कोई HTML आसानी से सीख सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। Thanks for your time दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।